हाय दोस्तों, मैं कमलेश्वर तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन स्टडी से। दोस्तों, आज हम कांग्रेस के अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप 4 अधिवेशनों को लेकर चलेंगे, 4 अधिवेशनों को। और हमने 1885 से लेकर 1900 तक आपको सारे अधिवेशनों को हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पर 16 अधिवेशन हुए हैं और इसको आप लोग बहुत ही संक्षिप्त और ट्रिकी तरीके से मैंने पढ़ाया है। हमारी जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप उनको देख करके और इनको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जो कि ऐसा किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अब हम दोस्तों, हमने जो ट्रिक बनाया था, तो 1885 से 1900 ईस्वी तक का मेरा एक जो ट्रिक था, उसके बाद अब हमारा जो 1900 ईस्वी के आगे जो है ट्रिक, वो अलग ट्रिक है। इस ट्रिक में ये बहुत ही मनोरंजन, बहुत ही बेहद परिपूर्ण और बड़ा ही लुभावना ट्रिक है। और इसको आप एक बार समझेंगे तो आपको मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया क्लियर होंगे। अब दोस्तों, हम इन अधिवेशनों में, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको अधिवेशन लिखा था कि हमारा ये पहला अधिवेशन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। लेकिन अब इन अधिवेशनों को मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करके नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें एक इतनी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको यह कभी भी याद नहीं करना होगा कि 1901 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, या 1904 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, या 1905 में। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1905 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो दोस्तों इस बात को समझिए। उसके बाद इस ट्रिक को समझने के बाद मैं आगे लेकर चलता हूं कहानियों पर, और आप इसको समझिए। जैसे आपसे कोई अगर पूछा, सपोज दैट, एक ध्यान दीजिए, उदाहरण लीजिए, 1905 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, क्या आप इसको बता सकते हैं? बताइए। आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने एक बेहतर ट्रिक खोजा है। मैं रटा नहीं हूं, न पढ़ा हूं, न मुझे याद करना है। सीधा मैं इन दो शब्दों को उठाया, 19 को और 5 को, और जोड़ दिया। 9 5 14 की 4, 1 1 2, यह हमें मिली संख्या 24। मैंने आपको बताया था कि अधिवेशन हम आपको 4 स्लैब में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि हम 1905 में हमसे पूछा कोई कौन सा अधिवेशन था, तो मैं 5 से 4 स्टेप आगे बढ़ूंगा, इसको भी लेके 1905, 1906, 1907 और 1908। अब देखिए, ट्रिक बड़े मजेदार होने वाली है। अब हमसे कोई पूछा 1905 में कौन सा अधिवेशन था, तो संख्या में जोड़ा तो मुझे क्या मिला? 24। तो मैं 24 रख दिया 8 पर, एक पीछे आया, 23 रख दिया 7 पर, 22 रख दिया मैं 6 पर, और 21 रख दिया मैं 5 पर। आप किताब खोलकर देख लीजिए। कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन 21वां था, 1906 में 22वां था, 1907 में 23वां था, 1908 में 24वां था। अब दोस्तों एक बात और समझ लीजिए आप, कि आप किसी भी अधिवेशन को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब आप, मेरी ये बेहतरीन टिक, मेरी यह खोज आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। यह मेरा वादा है, यह मेरा दावा है। और आप, अब जैसे कोई पूछ लिया कि चलो कोई और दूसरी संख्या लेते हैं, अब कोई पूछ लिया कि 1929 में कौन सा अधिवेशन है, ठीक है। पुनः वही टिक, 1929 को मैं जोड़ दिया,
18 गई 8, 2 1 3 1 4। अब हम 29, 30, 31 और 32 4 अधिवेशन तक गए। दोस्तों यहां में जो है, यहां मेरा एक ट्रिक ये इसलिए 1930 में मेरा कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। कांग्रेस के कुछ अधिवेशन ऐसे भी हैं कि जो नहीं हुए हैं। 1930 उन्हीं में एक ऐसा सन था जहां पर हमारा कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। इस बात को आप माइंड में नोट करिएगा। तो 1929 में हमारा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो अगर हमारा 48 यहां हुआ तो 47 यहां हुआ, और 30 में तो अगर हम 46 रखें तो 29 में हमारा क्या आएगा? 45। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप यहां ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कांग्रेस का एक अधिवेशन का ये गैप हुआ है और नहीं हुआ है तो हमारा यह ट्रिक यहां आपको काम नहीं देगा। आपको माइंड से बस माइंड सेटअप करना है कि 30 को आप गैप करिएगा और यहां पर 46वां कर दीजिएगा, और ये कांग्रेस का 47वां अधिवेशन होगा। इसको आप किताब खोलकर देख लीजिए। आप किसी भी अधिवेशन को उठा के देख लो, 1900 के बाद जितने अधिवेशन है, किसी अधिवेशन की उन संख्याओं को 2 भाग में बांट करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद 3 अधिवेशन, उस अधिवेशन से लेकर चौथा अधिवेशन वही संख्या वही जोड़ होगा, और पीछे आप घटते क्रम में चले आइए, आपका वह अधिवेशन आपको मिल जाएगा कि आपका वह कौन सा अधिवेशन था। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहां? कांग्रेस के अधिवेशनों पर। तो अब हम चलते हैं 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी और ये 1904 ईस्वी। इन अधिवेशनों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ईस्वी तक। ईस्वी यहां से लिया और 1901, 1902, 1903, 1904 इन 4 अधिवेशनों को मैं आपको इस स्लेब में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। अब ध्यान एक चीज आप रखिए, पहले अब मेरा ट्रिक एक और देख लीजिए। कल बाद में दास बचा, कल बाद में दास बचा, 1 2 3 4, ये 4 अधिवेशन हो गए। दिन में सूर्य लाल है। दिन में सूर्य कैसा होता है? लाल होता है ना। दिन में सूर्य लाल है। अब ये मेरे 4 अधिवेशन हो गए। ये अधिवेशन हो गए स्थान, और ये हो गए हमारे अध्यक्ष। इस ट्रिक को मेरे पकड़िए, फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। कल कलकत्ता, बाद हैदराबाद, दाश मद्रास, बचा, यहां बचा कहिए चाहे आप इसको अपने माइंड में ये सेटअप कर लीजिएगा, बमचा। बमचा से बंबई। ये हमारे 4 अधिवेशन हो गए स्थान। ठीक है, ये स्थान हो गए, और ये दिन दिनसावाचा, ये सूर्य, तो यहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी है भैया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके पहले कांग्रेस में और अधिवेशन किए हैं एक जगह, आप उसको बताइए।
अगर हमारे ट्रिक को अगर आप याद करते होंगे तो आप पता कर लेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मद्रास लाल है लाल मोहन घोष, और ये बंबई है। सर इनका नाम है हेनरी कॉटन। सर विलियम हेनरी कॉटन या सर हेनरी कॉटन, इनका यही नाम है। अब तो ये हमारे ये 4 अधिवेशन हो गए। हमारा पहला अधिवेशन 1901 में कहाँ हुआ? 1901 ईस्वी का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे, दिनसा वाचा। और यहां पर क्या हुआ? औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। औद्योगिक प्रदर्शनी का शुरुआत किया गया। ठीक है। 1901 का हमारा जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था, दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। यहां पर औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई और उसी समय बच्चों देश के परिप्रेक्ष्य में हमारे महादेव गोविंद रानाडे ये इनकी मृत्यु हो गई। वो शायद फरवरी 1901 की घटना है। महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु हो गई और ये हमारे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। ये महाराष्ट्र के थे। ये महाराष्ट्र के थे और महाराष्ट्र सरकार में, ब्रिटिश सरकार में ये न्यायाधीश थे। और इन्होंने एक सच्चे भारतीय थे और भारतीय आजादी में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा के ये संस्थापक थे और इन्होंने ब्रिटिश काल में ये न्यायाधीश थे। ब्रिटिश भारत में, अंग्रेजी सरकार में इनकी मृत्यु हो गई। देश परिप्रेक्ष्य में हमारी घटना यह थी कि महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु हो गई और कांग्रेस मंच से कांग्रेस ने अपना औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत किया। तो महादेव गोविंद जो रानाडे थे, इनको बच्चों भारत में पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था, कहा जाता है। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के पिता कौन थे? एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे, जिनकी मृत्यु 1901 ईस्वी में हो गई। 1901। और एक बात और आपको बता दूं कि रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के ये राजनैतिक गुरु थे। राजनैतिक गुरु इनको कहा जाता है। राजनैतिक गुरु थे कौन? ये गोखले और तिलक के राजनैतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गांधी जी के गुरु कौन थे? परीक्षा में आता है, प्रश्न पूछता है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। यहां एक कंसेप्ट को आपको और क्लियर करा दूं कि इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोखले जो है गांधी जी के गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे। गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। तिलक के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। 1901 में पश्चिम भारत इनकी मृत्यु हो गई। ये थे कौन? महादेव गोविंद रानाडे। और रानाडे को क्या कहा जाता है? पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता। और एक चीज ध्यान दीजिएगा
कि महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले के ही राजनीतिक गुरु नहीं थे भैया, ये बाल गंगाधर तिलक के भी, बीजी तिलक के भी ये राजनीतिक गुरु थे। ये महाराष्ट्र का, इनको सुकरात कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब एक प्रश्न और पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। सुभाष के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। यहां अब गुरु से देखिए, परीक्षा सब ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए कि पश्चिम भारत में राजनीति पुनर्जागरण के पिता कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। इनको नाम शॉर्ट में रानाडे भी कहते हैं, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के ये राजनीतिक गुरु थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और सुभाष, प्रश्न पूछता है सुभाष के राजनीतिक गुरु कौन है? तो ये चित्तरंजन दास थे, ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे ने कौन सा एक सभा बनाया था? तो उसको हम बता दिए कि पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा किसने बनाया था? पूरा सार्वजनिक सभा तो आप लोग एमजी रानाडे को याद करना। अच्छा एक बात, ये न्यायाधीश थे, इनकी पत्नी थी रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे जो कि बच्चों इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है, जो कि इस समय जब रमाबाई रानाडे और गोपाल एमजी रानाडे थे, उस समय भारत की यह दुर्दशा थी कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं जाने दिया जाता था, घर से निकलने नहीं दिया जाता था। तो स्त्रियों के उत्थान में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, जिसको मैं आगे आपको जब उस टॉपिक पर रहूंगा रमाबाई रानाडे या एमजी रानाडे तो अब आपको बताऊंगा। लेकिन आप इनको याद रखिए कि रमाबाई रानाडे महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी कौन थी? रमाबाई रानाडे, ये पत्नी थी इनकी, ठीक है। और जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे का, तो उसमें आपको और इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब दोस्तों हम चलते हैं जैसे करजन, ये 1901 की जो घटनाएं हैं उसको तो हमने पढ़ाया कि महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु हो गई। कांग्रेस ने अपने पहले मंच से औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत किया। अब थोड़ा हम करजन को देखते हैं। और 1902, 1903, 1904 में कोई भी कांग्रेस मंच से कोई भी घटनाएं या प्रस्ताव नहीं पास किया गया। कारण यह था कि इस समय देश में बड़ी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी समय हमारे आजादी के इतिहास में कुछ नवयुवक क्रांतिकारी दल का उदय हो चुका था, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया कि 1897 की घटना थी। पूना में चापेकर बंधु द्वारा रैंड और उसके लेफ्टिनेंट सहायक एमर्स की हत्या, यह इतिहास की पहली क्रांतिकारी घटना थी, रैंड और एमर्स की हत्या। तो अब
एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से 1905 तक, तो यह काल उदारवादियों का काल था, उदारवादियों का काल था। अब आगे की जो घटना है उनमें बड़ा परिवर्तन होता है। अब 1905 के बाद हमारा इन कांग्रेस में एक दल ऐसा उदय हुआ जिसको हम क्रांतिकारी उग्रवादी या आतंकवादी, ये जो एक दल था, जब इसका उदय हुआ कांग्रेस में, तो देश में स्थिति ही पलट गई। देश के राजनीति में एक नया भूचाल आया। अब थोड़ा उस समय हम आपको बताएं कि 1901 में तो कांग्रेस ने जो अपने मंच से मांगे की थी, लेकिन 1902, 3 और 4 में कोई भी उसने मांग अपनी नहीं रखी। अब करजन जब आया 1899 से 1905 तक, तो जो ये करजन था 1899 1905, यह एक अलोकप्रिय शासक था। करजन अलोकप्रिय शासक था और आतंकवाद या उग्रवाद के उदय में, इसका एक महत्वपूर्ण, इसकी नीति का योगदान था, जिसको जब थोड़ा अभी शॉर्ट में बताते हैं कि एक लोकप्रिय शासक था और आतंकवाद या उग्रवाद के उदय होने में इसका एक अहम भूमिका थी। क्योंकि इसने जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है, हिंदू और मुस्लिमों को दूर करने के उद्देश्य से, देश को बांटने के उद्देश्य से। वो खैर अलग का चैप्टर है, वो लंबा विषय है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और जब लोगों ने यह समझा, जैसे दादा भाई नौरोजी ने जो अपना वो क्या कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। हाँ, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि करजन यह जो था लोकप्रिय शासक था, और आतंकवाद या उग्रवाद को उदय होने में करजन का महत्वपूर्ण इसकी भूमिका थी। तो पहला जो कार्य था कि उग्रवाद क्यों उदय हुआ, तो अंग्रेजी राज्य की जो ठीक ठाक से लोग उसकी स्थिति को समझ गए। जैसे दादा भाई नौरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, महादेव गोविंद रानाडे और तमाम भारतीयों ने अंग्रेजों की स्थिति को भारतीयों के समक्ष रखा कि ये लोग भारत की निर्धनता के लिए भारत में अंग्रेजी राज्य ही उत्तरदायी है। ऐसा इन्होंने सिद्धांत लोगों के सामने जब रखा तो लोगों को समझ आया। दूसरा, भारत में जो बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण था, लोग भारत के पश्चिमीकरण को ज्यादा अपना रहे थे, और भारत का बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण था, तो यह भी जैसे भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था और हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वह लुप्त होती जा रही थी। और जब पश्चिमीकरण में भारतीय ज्यादा रत रहे थे, तो हमारे जो मनीषी थे, जब उनको यह चिंता होने लगी कि भारत जो है, भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट होती जा रही है, तो तमाम ऐसे संगठन उत्पन्न हुए जो भारतीयों को हृदय को जगाया, आत्मा को जगाया। और जैसे दयानंद सरस्वती ने तो यहां तक कह दिया भारत भारतीयों के लिए है, यह भी भावना दूसरी आतंकवाद को पैदा करने में सहायक थी। तीसरा, कांग्रेस की उपलब्धि जो संतोषजनक थी। अभी तक कांग्रेस चाहती थी कि हम अनुनय विनय, भीख याचना से मांगे और हमें मिल जाए, अंग्रेजी सरकार के रहते हुए हमें स्वशासन हो जाए। यह सब बातें निरर्थक हो गई। भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और भारत भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। अब देखिए, बंगाल में भारत में क्या कहते हैं अकाल पड़ा है, लेकिन करजन जो है 1902 में यह दिल्ली दरबार लगाया है, दिल्ली दरबार कर रहा है 1902 में। यह भी घटना भारतीयों के मन को झकझोर दिया। ठीक। दूसरा,
समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है? जैसे जापान ने चीन को हरा दिया 1905 में, यह भी भावना और कुछ तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो विश्व परिप्रेक्ष्य में है। आज आप लोग बस ये टॉपिक बाय टॉपिक समझिए। और दूसरी, यह कर्जन की प्रतिक्रियावादी जो नीति थी, अलोकप्रिय शासक और बंगाल विभाजन 1905, यह सब कारण थे जो कि भारत में उग्रवाद को उदय होने में सहायक थे। अब दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, बताने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट करने जा रहा हूं। और अब उस समय कर्जन ने कुछ देश के परिप्रेक्ष्य में बढ़िया भी काम किया था, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन चैप्टरों को मैं पढ़ाने के बाद इस वीडियो को क्लोज करूंगा। फिर अगले जब आतंकवाद को पढ़ाऊंगा या आतंकवाद क्यों उदय हुआ, तब इन चीजों को और ज्यादा इसका क्लियरफाई करूंगा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल अभी मैं थोड़ा आप कर्जन की कुछ उपलब्धियां बता दूं। और वैसे मैं बताया कि 1902, 3, 4, 2, 3 और 4 में कांग्रेस के मंच से कोई भी बात की मांग नहीं की गई थी, इसलिए कि उस समय कांग्रेस में एक और दल हो गया, उग्रवाद और उदारवाद, और कांग्रेस की उपलब्धियों में जो असंतोष था, इसी के कारण कांग्रेस का अधिवेशन तो हो रहा था लेकिन मंच से ऐसी कोई मांगे नहीं की गई। तो दोस्तों, अब हम कर्जन का जो काल पढ़ा रहे हैं 1899 से 1905 ईस्वी, तो उस समय जो देश में अव्यवस्था थी, कांग्रेस में जो भूचाल आया था, दो दल बन गए थे, उग्रवादी और उदारवादी। उनके बाद कर्जन तो अलोकप्रिय शासक था ही, लेकिन उसके समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हुई है जिसको हम आपको पढ़ाते चलेंगे। जैसे 1901 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया। भारतीय पुरातत्व क्या होता है? जैसे हम भूमि से, जैसे हम इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, आद्य इतिहास, प्राक इतिहास और ऐतिहास। तो हम जो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जो भी इतिहास पढ़ते हैं, जो साक्ष्य मिलता है, वो पुरातत्व के आधार पर, पुरातत्व में से मीन्स खुदाई के आधार पर हम इसका इतिहास की गणना करते हैं। तो कर्जन के समय 1901 में क्या हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा कि पुरातत्व किसके समय बना? लॉर्ड कर्जन था। कर्जन को ऐसे है तो पुरातत्व बड़ी अच्छी चीज, लेकिन अलोकप्रिय शासक है कर्जन, तो किसने बनाया? कर्जन ने। फिर 1902 में कर्जन ने एक पुलिस आयोग बनाया, सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ठीक, पूछता है पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर एंड्रू फ्रेजर। कब बना था? 1901 में। किसका काल था? कर्जन का। फिर इसी पुलिस आयोग के तहत कर्जन ने एक अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना 1930 में किया, जिसको हम आप लोग सीआईडी कहते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी की स्थापना किया 1903 में। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी बनाया 1904 में। किसने? कर्जन ने। ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व, खुदाई वाली चीज, और प्राचीन स्मारक, जो हमारे पहले की बनी हुई स्मारकें हैं, इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, ठीक है, जामा मस्जिद, ये हमारे कुतुब मीनार, ये सब हमारे प्राचीन स्मारक हैं। इनको संरक्षण देने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कानून भी 1904 ईस्वी में किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। ठीक है। और अब उसी समय जब क्रांतिकारी या उग्रवादी दलों का उदय हुआ, तो यह महाराष्ट्र से इसका शुरुआत हुआ। महाराष्ट्र से क्रांति की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल, यह 3 जगह थे जो कि क्रांतिकारी लोग
यही फल फूल रहे थे और यहीं से इनकी सारी प्रक्रिया हो रही थी। ये 3 राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल। क्रांति का जन्मदाता कौन था? महाराष्ट्र। याद करिए, चापेकर बंधु 1897 में, तिलक यहीं के थे। ठीक है, तो ये जो मित्र मेला था, मित्र मेला, इसको महाराष्ट्र में एक थे विनायक दामोदर सावरकर, और गणेश सावरकर। ये लोग मिलकर मित्र मेला की स्थापना किए 1899 में, और यही मित्र मेला आगे चलकर क्या बना? महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज 1903 में। इसके संस्थापक कौन थे? वही विनायक दामोदर सावरकर, ये महाराष्ट्र में थे। और बंगाल में गणेश सावरकर। ठीक है, इन लोगों ने 1903 में करजन के काल में एक मित्र मेला जो था अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया। यह बहुत ही क्रांतिकारी संगठन, महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, और पंजाब में हमने आपको बताया कि आप 3 राष्ट्र याद रखिए, महाराष्ट्र, ठीक है, पंजाब और बंगाल। यहां पर यही 3 राष्ट्र थे जो क्रांतिकारी फल फूल रहे थे, और जन्मदाता था महाराष्ट्र, विनायक दामोदर, ये चापेकर बंधु, तिलक, विनायक सावरकर, गणेश सावरकर, सब यहीं के थे। ठीक है, और भारत माता सोसाइटी की स्थापना पंजाब में अजीत सिंह और अंबा सिंह ने किया। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। यह पंजाब में 1904 ईस्वी में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किया। यह सब बातें हम आज यही खत्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जब 1905 से कांग्रेस का अधिवेशन जब आगे पढ़ाएंगे, 5, 6, 7, 8, तो करजन के बारे में और इन क्रांतिकारियों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। मैं आपका दोस्त कमलेश्वर तिवारी। आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं अब एक नए जज्बे के साथ पुनः आपके साथ इस मंच पर आऊं। धन्यवाद।